जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ अहिरवाल क्षेत्र की एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं जो कि पिछले 40 साल से लड़ाई कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के युवाओं के रोजगार के लिए, हमारी जो सैन्य परंपरा है उसको बचाने के लिए। तो स्वागत करते हैं हम ताऊ जी डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी का। ताऊ जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो के ऊपर। धन्यवाद। और सबसे पहले हम एक शुरुआती जो सवाल हम आपसे करेंगे वो ये है कि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी रिसर्च करी है भारतीय सेना के अंदर जातिगत आधार पर हो रही भर्तियों के ऊपर, जो कि आपके फील्ड ऑफ वर्क से काफ़ी डिफरेंट है। तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे सभी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इस रिसर्च के लिए आपका क्या प्रेरणा स्रोत था और किस चीज़ ने आपको प्रेरणा दी कि आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए और आपको ये लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत आपने जो सवाल पूछा है ये अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये सन शायद 40 वर्षों पहले ओपीडी में मैं मरीज़ देख रहा था, तो एक युवा आया, उसकी हाइट भी बड़ी अच्छी थी, बड़ा एथलेटिक उसका बिल्ट था। उस युवा ने को जब मैं दवाई लिखने लगा तो उसने कहा कि साहब दवाई सस्ती लिखना। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, आप बेरोज़गार हो या क्या बात है? बोले हाँ जी मैं बेरोज़गार हूँ, मेरी नौकरी अभी नहीं लगी तो मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने उससे फिर पूछा कि भाई आपका शरीर इतना तगड़ा है, आपने 10वीं पास कर रखी है, तो आप जो है फिर फौज में क्यों नहीं गए? तब उसने मेरे से जो बात बताई उसने मेरे जीवन को बदल दिया। उस लड़के ने ये कहा कि जी फौज में हमारी जाति की भर्ती दिन पे दिन कम होती जा रही है और अब नहीं के बराबर है। मैं उसकी बात को नहीं समझ पाया कि जाति का और नौकरी का आपस में क्या संबंध है। वो बात मेरे दिमाग में टकराई। तो मैंने कहा नहीं, उसको समझाया, मैंने कहा जाति का इससे कोई मतलब नहीं है, देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं जी हमारी जाति की भर्ती अब लगभग कम हो गई है और नहीं के बराबर है, तो हमारी भर्ती अब धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो गई। मेरी बात वो समझ में नहीं आई। वो मैंने जैसी दवाई उसको लिख दी, युवक जो है उठ के चला गया। फिर मैंने ये बात कई लोगों से डिस्कस करी, फौजियों से भी डिस्कस करी, फौजी अफसरों से भी डिस्कस करी। सभी का एक ही कहना था नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमने उसको पूरे इतिहास को खोदना शुरू करा। सारे इतिहास को खोदते खोदते हमने फिर आरटीआईज लगानी शुरू करी। जो डिफरेंट जो सेंटर्स है वहाँ जहाँ भर्तियाँ होती हैं वहाँ जाके वहाँ से जो लोग आते थे उनसे पता करा, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते थे उनसे पता करा, जो बच्चों को सिलेक्शन लेटर मिलता था हमने वो सिलेक्शन लेटर देखे। हर सिलेक्शन लेटर पे लिखा रहता है कि आपको इस जाति की कैटेगरी में भर्ती किया गया। फिर हमने आरटीआई डाली। आरटीआई जब डाली तो फौज ने घुमा फिरा के जवाब दिया और कई बार जो है झूठ बोलते बोलते फौज सच भी बोल गई कि हाँ हम जो है जाति के आधार पर भर्ती करते हैं। जब हमें इस बात का पक्का यकीन हो गया कि जाति के आधार पर भर्ती होती है तो हमने उसका संवैधानिक रूप, उसका कानूनी रूप और उस बारे में अब तक जो इतिहास में है वो सारी चीज़ें निकाली। हमें आश्चर्य हुआ कि 75% वैकेंसीज केवल उन्हीं जाति और क्षेत्र के लोगों से भरी जाती है जिनकी रेजिमेंट है, बाकी को जो है फौज में कोई स्थान नहीं। तो इस प्रकार इस सफ़र की शुरुआत हुई और इस सफ़र में जो मैंने आम भारतीय को की व्यथा को देखा वो बहुत ही अपने आप में एक दर्दनाक चैप्टर है कि पिछले 75 सालों से 75% युवाओं के फंडामेंटल राइट्स का किस तरह से हनन किया गया, किस तरह से उसमें सभी लोग शामिल थे, सेना के अफसर, आपके राजनीतिज्ञ, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उसमें शामिल थे। और आज भी
अग्निवीर आने के बाद भी, अग्निवीर में लिखे होने के बाद भी इन्होंने, इन शक्तिशाली लोगों ने, वो जो उत्पीड़न है, वो जो शोषण है और वो जो संवैधानिक अधिकारों का जो शोषण है, उसको इन्होंने अग्निवीर में भी उसी गति से लागू कर दिया, बल्कि उससे ज़्यादा तेज गति से लागू कर दिया, जबकि वो कम होना चाहिए था। नहीं, वो तो खत्म हो गया था, अग्निवीर में खत्म हो गया था। जी हाँ। ताऊ जी, आपने जो संघर्ष की जो शुरुआत की, जब आपको ये पता लगा कि भाई इस तरीके से जातिगत आधार पर भर्तियां हो रही है, तो आपके संघर्ष का जो पहला स्टेप था, जो पहला कदम था, वो क्या था? आपने किधर से शुरू किया? जी, जो पहला कदम तो ये था कि भाई हमने जो फौज से संबंधित लोग, उनसे हम खूब बात करते थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना उनकी इस बारे में कोई रुचि थी, ना उनका इस बारे में कोई ज्ञान था। फौज के बड़े बड़े अफसर, उनको यही नहीं पता था भर्ती कैसे होती है। कोई आरएमपी की बात करता था, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन की, और असली कहानी ये थी कि रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन जो है, उसका असली मकसद जो था वो था रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन ऑफ ए कास्ट इन ए स्टेट। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर कास्ट की भर्ती योग्य कितने युवक हैं, ये एक उन्होंने आवरण बना रखा था, और उस आवरण के तहत ये सारी असंवैधानिक, रंगभेदी, नस्ल भेदी, अमानवीय भर्तियां पिछले 75 साल से भारतीय सेना में लगातार चली आ रही। इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू आपके सामने आया जिससे कि इस बात की पुष्टि हो गई कि भारतीय सेना के अंदर जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो कास्ट बेस्ड और एरिया बेस्ड हो रहा है? हमने एक आरटीआई लगाई थी। उस आरटीआई में हमने सेना से ये पूछा था कि क्या एक पर्टिकुलर रेजिमेंट में, जिसका क्लास कंपोजिशन ये, एग्जाम्पल सिख रेजिमेंट में कोई ब्राह्मण या कोई अहीर या कोई अन्य जाति का युवक भर्ती हो सकता है अगर उसकी सारी क्वालिफिकेशंस ठीक हो, केवल जाति को छोड़कर या धर्म को छोड़कर? तो सेना का जवाब आया, नहीं, वो जनरल ड्यूटी सोल्जर के रूप में भर्ती नहीं हो सकते, वो क्लर्क के रूप में भर्ती हो सकते। तो उस दिन ये कंफर्म हो गया कि सेना में केवल जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर ही भर्ती होती है। तो जी, क्या अंग्रेजों ने जो ये रेजिमेंटल सिस्टम लागू किया, हालांकि ये तो यूरोप से आया है, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रेजिमेंटल सिस्टम पहले होता नहीं था, तो इन कॉलोनियल पावर्स ने जो रेजिमेंटल सिस्टम इधर लागू करा, जानबूझकर उसको कास्ट बेस्ड और एरिया बेस्ड बनाया, या कुछ और इसके कारण रहे होंगे? जो राजाओं के साथ उनकी जो संधियां थी उसके कारण था, या कॉलोनियल पावर्स ने जानबूझकर ये कुछ इसमें घपला करा? बहुत सटीक सवाल है आपका कि क्या कारण था। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या कारण था कि जातीय रेजिमेंटें भारतीय सेना में आई। भारतीय सेना में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी में के खिलाफ जो है 1857 में विद्रोह हुआ। विद्रोह में आम लोगों ने भाग लिया और जो उस समय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उन्होंने भाग लिया। ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो सेना थी उसमें कोई जातिगत वर्ग भेद नहीं था, कोई जातिगत भर्ती नहीं थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब वो 1857 का गदर और वो जो म्यूटनी है वो जब फेल हो गई तो उसमें जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हमारा देश न सुनना चाहता है, न आज किसी में हिम्मत है कि इस बात को कह दे। जिन्होंने उसको अंग्रेजों की मदद की तो अंग्रेजों ने फिर उसके बाद रानी का राज आ गया। रानी का राज आ गया तो उन्होंने जो है कमेटी बैठाई और एक चिंतन मंथन करा कि भाई इतने बड़े देश को अब आगे कैसे राज करना चाहिए, सेना से विद्रोह नहीं आना चाहिए।
तो उन्होंने सबसे पहले जो वर्गीकृत यानी कि क्लासिफिकेशन से या क्लास बेस्ड जो रिक्रूटमेंट है वो 1897 में आया। 1897 से पहले भारतीय, तब उस समय जो ब्रिटिश सेना थी उसमें या ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसमें किसी प्रकार की कोई जातिगत भर्ती नहीं थी, कोई क्षेत्रीय भर्ती नहीं थी। लेकिन जब थी नहीं तो आज आप देखो ये सब झूठ बोलते हैं। भारतीय सेना आज सबसे ज़्यादा झूठ बोलती है कि इस रेजिमेंट का इतिहास 700 साल का है, इस रेजिमेंट का इतिहास 500 साल का है, इस रेजिमेंट का इतिहास 400 साल का है। ये सब झूठ बोलते हैं। जब 1897 से पहले जातिगत भर्ती थी नहीं और एक भी ये राजा महाराजाओं की जो तथाकथित सेनाएं थी ये ब्रिटिश सेना का पार्ट भी नहीं थी। ये तो धीरे धीरे जब राजा और महाराजाओं पे इन्होंने कब्जा कर लिया, इनकी जो अपने मिला ली तो इनकी सेना अपने में मिला ली। तो उस सेना का इतिहास जो है 500 साल का कैसे हो सकता है? आज ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली देश को ब्लैकमेल करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले 1897 में जातिगत या वर्गीकृत या क्षेत्रीयकृत भर्ती आई। उसका एक रीज़न था, अंग्रेजों की ये जो पॉलिसी थी ये इसलिए थी कि आज के बाद सेना से कभी विद्रोह नहीं आए, क्योंकि जो 1857 का जो विद्रोह था वो सेना से आया था। जो सैनिक थे उन्होंने करा था, चाहे वो सुअर के मांस के ऊपर था, चाहे वो गाय के मांस के ऊपर था, उस तरीके से था। और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि लोगों की भावनाओं को जाति से अटैच कर दिया कि भाई अगर तुम विद्रोह करोगे तो तुम्हारी जाति की बदनामी होगी, तो तुम्हें देश से कोई मतलब नहीं। अपनी जाति के लिए वफादार बनाने, जाति के प्रति वफादार बनाने के लिए, देश के प्रति उनकी वफादारी की कभी सोचने ही नहीं देने के लिए उन्होंने ये सिद्धांत लागू किया था। और देखो असली बात क्या है कि आगे भी जिन कौमों ने, जैसे अहीर हुए, ब्राह्मण हुए, इन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ समय समय पर विद्रोह करा, तो आज उनकी कोई रेजिमेंट नहीं है। और उनको जो सजाएं मिली वो आज भी भारतीय सेना में लागू है, आज भी भारतीय सेना में लागू है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आज भी कुमाऊं रेजिमेंट में केवल 25% अहीर भर्ती किए जाते हैं, 75% कुमाऊनी भर्ती किए जाते हैं। आप ये बात बताओ, अगर इतिहास देखो, पहले बात तो इतिहास पे आ जाओ, अगर आप इतिहास देखो तो अहीर 1897 से भारतीय से तथाकथित भारतीय सेना या ब्रिटिश सेना से लगातार बने हुए, और जो कुमाऊनी है ये तो 1820 और 22 से पहले थे ही नहीं भारत सेना में। फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक भी कुमाऊनी सैनिक नहीं था, अहीर 19,000 थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में अहीर 38,000 थे और कुमाऊनी कुछ हजार थे। अगर आप देखो कि कुमाऊनियों की जो जनसंख्या है वो कुछ लाखों में, अहीरों की जनसंख्या कुछ करोड़ों में है। लेकिन क्या हुआ, 1939 में सिंगापुर विद्रोह में अहीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये जनरल थिमैया की किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, सिंगापुर रिवोल्ट के नाम से। और उसमें जब 1945 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो 1945 के रीऑर्गेनाइजेशन में जो कर्नल हफंडन था, जो उस समय जो सिंगापुर उसमें था, अहीर उसमें कंपनी में, उसने वो आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र होके आ गया। और उस समय पंत गृह मंत्री थे, बड़े ऊंचे ओहदे पे थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके कुमाऊं रेजिमेंट बनवाई और अहीरों को रेजिमेंट तो दी नहीं, साथ में ये भी कर दिया कि अहीर जो है वो 25% होंगे, जबकि अहीर पहले 33% थे हैदराबाद रेजिमेंट में। हैदराबाद रेजिमेंट के 3 हिस्से थे, एक अहीरों का, एक जाटों का, एक कुमाऊनियों का, और तीनों की संख्या बराबर थी। लेकिन जब कुमाऊं रेजिमेंट बनी तो अहीरों को 25% वैकेंसी दी उस सजा के तौर पर, और कुमाऊनियों को 75% वैकेंसी दी। वो आज भी चली आ रही है। देखो ताज्जुब की बात, हुआ आज भी कोई ये नहीं कह रहा कि हो क्या रहा है। जो अंग्रेजों ने सजा दी वो सजा आज भी अहीर सैनिक भुगत रहा है। आजादी के 75 साल हो गए। कितनी शर्म की बात है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है इस देश के लिए कि जो कौम देश के लिए वफादार रही, जिन्होंने अंग्रेजों को लठ मारा, हाँ। उन्हीं का ही
हक दबा दिया गया। और 75 साल तक किसी और की भर्ती नहीं है। जो जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई उनकी रेजिमेंट है। अब इनसे पूछ लो, ये कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास जो है 400 साल पुराना बताते हैं, झूठ बोलते हैं। सबसे पहले वो 92 और 96 इन्फेंट्री रेजिमेंट थी 1897 में। उसके बाद रसेल रेजिमेंट थी। रसेल रेजिमेंट के बाद हैदराबाद रेजिमेंट थी। हैदराबाद रेजिमेंट के बाद 1944-45 में जाके कुमाऊं रेजिमेंट बनी। सारे देश से झूठ बोला जा रहा है और झूठ चलाई जा रही है। तो असली कहानी ये थी कि भारतीय सेना में ये जो जातिगत रेजिमेंट हैं, जो क्षेत्र आधारित रेजिमेंट हैं, ये केवल इसलिए बनी थी कि देश के प्रति वफादारी कभी भी सैनिक अपना नहीं समझे और अंग्रेजों के अपनी जाति के प्रति वफादार रहे, और जाति के प्रति वफादार रहेंगे तो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। तो जी आपने इस सिस्टम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करी थी, तो उस PIL का क्या परिणाम रहा और क्या उसके बाद में फौज के अंदर कुछ छोटे बड़े संशोधन हुए? ये एक बड़ा दुखद चैप्टर है। भारतीय न्यायपालिका पे एक काला धब्बा है, काला धब्बा, एक ऐसा धब्बा है जो भारतीय न्यायपालिका कभी मिटा नहीं सकती। मैंने एक PIL दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में। उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि भारतीय सेना में जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर जो भर्तियां हैं ये असंवैधानिक हैं और ये जो है किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आर्टिकल 14, 15, 16 का वायलेशन। और मैंने जो उसमें तथ्य लगाए थे वो इरिफ्यूटेबल थे, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से 1-2 जजेस ने बड़ी कोशिश करी कि एडमिट नहीं हो क्या, लेकिन एक अच्छे जज थे, रामास्वामी शायद उनका नाम था, वो मद्रास के थे, उन्होंने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद जो सॉलिसिटर जनरल जब सरकार की तरफ से आए, उन्होंने भी काफ़ी बकवास करी, बोले जी कोई बेकार है, यूँ है, झूठ है। उन्होंने जो, यहाँ तक मेरे को याद है मैं हर पेशी पे जाया करता, उन्होंने कहा नहीं, अगर जो बात इस पिटीशन में है वो सही है तो आप राइटिंग में जवाब दो, क्या गलत है और क्या सही है। तो जब वो जवाब आया तो उन्होंने मान लिया, फौज ने माना कि हाँ ये ठीक है। हमारी जो 15 जो 5 विंग है, जो 75% स्ट्रेंथ है जिसकी, उसमें हम जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती करते हैं। ये उनको मानना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। जब उन्होंने इसको मान लिया तो हमने जवाब दाखिल करा। हमने कहा चूँकि इन्होंने मान लिया है तो इसको क्वैश के, इसको इस तरीके की भर्ती को बंद करा जाए। बड़ी भारी उसमें अफरा तफरी मची। उसमें जो अंदर की बातें वो तो आप सोच ही नहीं सकते कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है क्या जी। पर्टिकुलर जजेस आए, हाँ मैं इस बात में कहने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जस्टिस TS ठाकुर को लाया गया। जस्टिस TS ठाकुर डोगरा भी थे और राजपूत भी थे, क्या जी, तो उनका टोटल उसमें इंटरेस्ट था। फिर एक जजेस और थे, एक जज और थे, वो भी आए दूसरी बेंच में। वो उस समय जो सॉलिसिटर जनरल थे उनके पिताजी के जूनियर रह चुके थे। ये बातें तो वहाँ सबको पता थी। और एक और किस्सा हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। तो जिस दिन हमारी आखिरी सुनवाई थी, जिस दिन बहस हो रही थी, उस दिन मैं वहाँ बैठा हुआ था। वो कोर्ट नंबर 4 थी शायद, मैं वहाँ बैठा हुआ था। मेरे पड़ोस में आदमी का एक सीनियर अफसर आके बैठ गया। तो मैंने उसको उससे, और हमारा नंबर भी शायद 4था या 5वां था, तो मैंने उससे पूछा कि आप कैसे आए सर। तो उन्होंने कहा नहीं, एक आदमी ने ऐसे ऐसे डाल रखा है और इसलिए आए थे। तो फिर मैंने कहा तो लेकिन आपके यहाँ ऐसा कैसे हो रहा है, आपने तो एडमिट भी कर लिया कि ये बात ऐसे हो रही है। तो उसने जो मुझे कहा वो बताता हूँ। उसने गर्दन नीचे करी, उसने कहा जेंटलमैन, योर पिटिशन विल बी डिसमिस्ड टुमारो, टुडे इट विल बी डिसमिस्ड। मैंने कहा हाउ कैन द जज डिसमिस इट, यू हैव एक्सेप्टेड इट, यू हैव एडमिटेड इट। वो उठ के चल दिए वहाँ से। ये बात मैंने आके उस समय जो यहाँ CID के आदमी मेरे से मिलने आए थे, मैंने उनको बताई थी। फिर जब वो जज उसके पास गई
तो जो नगप्पन जो जज थे वो तो आंख बंद करके बैठे थे, उन्होंने तो आंख खोली नहीं पूरे। और जस्टिस टी.एस. ठाकुर कहने लगे कि ये डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव कौन है, तो उन्होंने कहा जी ये पिटिशनर है। भाई इसके अस्पताल का नाम तो यादव है, तो ये यादव नाम से, ये जातियों के नाम से इसको क्या दिक्कत है? तो हमारे वकील ने कहा जी बात जातियों के नाम से नहीं है, चाहे उसका नाम कोई भी रेजिमेंट हो, लेकिन भर्ती जाति के आधार पर हो रही है। क्या ये जो डॉक्टर है ये जाति देख के मरीज थोड़ी देखता है, नाम है। बोला नहीं ऐसा है, देखो कुछ तो भैंस खाते हैं, कुछ जो है चिकन खाते हैं, तो फिर इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? ये इस देश के जजेस का ये हाल है। और उसने जो है उठा के और बोले भाई मैं डिसमिस्ड, फेंक दी। जब हमने रिव्यू दाखिल करी, रिव्यू के बाद हमने क्यूरेटिव दाखिल करी, तो मुझे ताज्जुब हुआ, उसमें लिखा था कि ये क्यूरेटिव और ये जो पिटीशन है ये हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमें कोई और को हमने देख लिया और हमें तो जैसा कुछ नहीं मिला। अरे सब तो उसमें लिखा हुआ है, फौज का एडमिशन उसमें है, फौज ने हर चीज़ मानी है उसमें है, फौज की आरटीआई उसमें है, और वो कहते हैं नहीं हमें तो कुछ मिला ही नहीं इसके अंदर। फिर मैंने जस्टिस टी.एस. ठाकुर की प्रेसिडेंट को शिकायत करी। मैंने कहा इस आदमी ने, इस बेंच ने ये इम्प्रॉपर जस्टिस करा है, इनजस्टिस करा है, अपनी कुर्सी का फ़ायदा उठाया है, गलत फ़ायदा उठाया है, इसने अन्याय करा है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुझे 2014 से 2020 तक मैं चिट्ठियाँ लिखता रहा, मैं कंप्लेंट करता रहा। आखिर में मेरे पास ये जवाब आया कि आपकी जो कंप्लेंट है वो तो बाई रजिस्टर्ड पोस्ट आई थी, इसीलिए जो है हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अरे तो जो इंक्वायरी एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, चाहे बाई पोस्ट आए चाहे कैसे ही आए आपको लेनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? फिर मैंने उनको दोबारा फिर कंप्लेंट करी, फिर मैं बाई हैंड दे के आया, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो कंप्लेंट चीफ जस्टिस के पास भेजी, और वो जो इनका जो रूल 13 या कौन इंक्वायरी एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत राष्ट्रपति के मार्फत से आती है तो उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने तो उसको उठा के दाब दिया। फिर मैंने दोबारा फिर एक बड़ी कंप्लेंट बना के फिर भेजा कि भाई ये हो क्या रहा है, इसके खिलाफ तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने, और फैसला क्या लिखा आप ये देखो, ताज्जुब की बात है। कहा तो कुछ, फैसला कुछ लिख दिया। बोले वी डू नॉट कंसीडर दिस केस ए फिट केस टू यूज आवर पावर अंडर आर्टिकल 32 गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 में आपको पावर किस लिए मिली हुई है? यूज करने के लिए तो मिली हुई है, यूज करने के लिए। देश के जो नागरिक हैं इनके संवैधानिक अधिकारों को तो बचाने के लिए ही तो मिली हुई है। ये तो ऐसे हो गया कि आप हाँ मर्डर तो इसने करा है, लेकिन मैं तो जो है इसको 302 में सजा नहीं देता। भाई आप कौन होते हो? आपका कोई वो थोड़ी है कि आपकी मर्जी है आप कुछ करें या नहीं करें। यू आर ड्यूटी बाउंड, यू आर बाउंड बाय द ओथ, यू आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक एक्शन। तो ये तो इनकी हालत है। फिर क्या हुआ, वो मेरी कंप्लेंट जो है आखिर में 2020 या 21 में जाके वो दर्ज हो गई। इनको दर्ज करनी पड़ी, और एक जस्टिस थे, शायद उनका नाम नरीमन था, मेरे को अब याद नहीं आ रहा, वो उसको जो है एडमिट कर लिया। अब कंप्लेंट एडमिट होने के बाद क्या होता है? कंप्लेंट एडमिट होने के बाद एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कंप्लेंटेंट है उसको बुलाना चाहिए, या जो कंप्लेंटेंट है उसकी कंप्लेंट में देखना चाहिए वजन है या नहीं, पूरी सुनवाई होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या करा कि मेरे को एक चिट्ठी लिख दी, एक मैसेज दे दिया ईमेल के ऊपर कि वी हैव फाइल्ड योर कंप्लेंट। मैंने आरटीआई डाली, भाई आपने मेरी कंप्लेंट फाइल क्यों कर दी? क्या आपने कोई मीटिंग बुलाई? क्या आपने मेरे बयान लिए? क्या फाइल पे क्या नोटिंग डाली? ये बताओ तो सही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से। तो उनका जवाब पता है क्या आया कि चूंकि आपकी कंप्लेंट PIL के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अरे एक बात बताओ आप, PIL के अकॉर्डिंगली तो मेरी रिट पिटीशन थी,
कंप्लेंट पीआईएल के अकॉर्डिंग थोड़ी होती है। इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है? मैं आपको बात बता रहा हूँ, इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है? मैं तो सुन के ही दंग था। फिर मैंने उनको जवाब दिया सारी बातों का। आज तक मुझे कुछ सुनने को नहीं मिला। उनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए, उन चारों जजेस के खिलाफ, कि उन्होंने न्याय के साथ धोखाधड़ी करी, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट करा दी, उन्होंने न्याय नहीं होने दिया, न्याय में रुकावट डाली, मिसयूज ऑफ देयर पावर। हाँ, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर, मिसयूज ऑफ, उन्होंने जो है ओथ का, अपनी ओथ के अगेंस्ट भी काम करा। उनकी तो सजा होनी चाहिए जेल में, लेकिन वो गिरोहबंदी है। पूरी ये लॉबी है इनकी इस काम को रोकने के लिए। हाँ। और मैंने उसका जवाब भी दिया। मैंने कहा आपने जो ये डिसीजन लिया ये गलत लिया। ये इतने सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, इतने हाई कोर्ट के फैसले हैं कि आप ये गलत फैसला ले रहे हैं। पीआईएल के अकॉर्डिंग जो है एक पिटीशन होती है, वो पिटीशन एडमिट हो गई है, उस पिटीशन पे जवाब आ गया है, उस पिटीशन पे गलत फैसला हो रहा है, उसमें पीआईएल का क्या लेना देना है? कंप्लेंट कभी पीआईएल के अकॉर्डिंग होती है? शायद इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा न्यायिक फ्रॉड आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वो 4 जज कटघरे में खड़े और उनको सजा मिलना बहुत जरूरी है। ये देश के साथ धोखा है, देश के साथ 75% युवाओं का गला घोट दिया उन्होंने। बिल्कुल। और अगर वो उस समय सही एक्शन लेते तो 2012 से 2022 तक वो व्यवस्था चलती नहीं रहती। तो जी, जो जब अंग्रेज़ों का शासन था और जब वो अपने समय में, आपने जैसा बताया कि 1857 के बाद में उन्होंने खूब रेजिमेंटें बनाई, तो उसके जो मुख्य कारण थे कि भाई अहिर रेजिमेंट ना बनने के, तो उसके जो सबसे मुख्य कारण जो थे वो, एक तो आपने बताया कि जो सिंगापुर की लड़ाई के दौरान जो अहिरों ने अपने कंपनी कमांडर के साथ जो बदसलूकी करी, एक तो वो था। और इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं अहिर रेजिमेंट ना बनने का? इसके बहुत कई कारण थे। नंबर 1 कारण 1857 में भोंदू सिंह अहिर के नेतृत्व में जो अहिर ट्रूप्स थे उनका एक बड़ा भारी रोल था। नंबर 1। नंबर 2, बिहार में जो रणजीत सिंह के नेतृत्व में जो अहिरों ने विद्रोह करा, वो भी एक कारण था। नंबर 3, यूपी में जो चोरा चोरी कांड हुआ, उसमें अहिरों की, भगवान अहिर वगैरह की बड़ी भारी भागीदारी थी। नंबर 4, सिंगापुर विद्रोह जो हुआ, उसमें अहिरों ने जो है उसकी वो एक मेन कारण थी। और नंबर 5 जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि हमारा जो नपुंसक नेतृत्व है, नपुंसक, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व है, इसके कारण ही हम आज इस दयनीय स्थिति में, नहीं तो एक नहीं, हमारी तो कम से कम 4 रेजिमेंट हो जाने चाहिए। 1897 में जब सबसे पहले ये वर्गीकृत हुआ, रेजिमेंट जब जाति के आधार पर बनी, तो आप विश्वास करें कि उस समय 6 रेजिमेंट थी अंग्रेजों के टाइम में, 92, 93, 94, 95, 96। और उस 4 रेजिमेंटों में, 4 इन्फेंट्री रेजिमेंटों में अहिर 25% 2 रेजिमेंट में थे, 92 में और 95 में। आज और उस समय एक इन्फेंट्री रेजिमेंट में 1000 आदमी से ज़्यादा नहीं, 500-700 आदमी होते थे। आज एक रेजिमेंट में 28,000 आदमी, 25,000 आदमी है। और आज 36 इन्फेंट्री रेजिमेंट है। अहिर एक रेजिमेंट में 22%, 25% ही है कुमाऊं रेजिमेंट। अरे ये क्या हुआ? लेकिन हमारे जो मूर्ख नेता हैं, अनपढ़ गंवार नेता हैं, इन्होंने इस कौम का भट्टा बैठा दिया। इन्होंने इस कौम को जो है मानसिक रूप से इनका खूब शोषण करा, इनका आर्थिक शोषण करा, इनका सामाजिक शोषण करा। और ये बेचारे, चूँकि किसानी कौम है, ये उन नेताओं को भी भगवान समझती रही और वो नेता इसके सबसे बड़े दुश्मन। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि भाई बड़े लेवल पर हमारी रिप्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी कमी रही है। हाँ, हमारे लोगों ने तो मतलब उदासीनता थी।
उदासीनता थी। हमारे हक अधिकारों को अच्छे से उठा नहीं पाएगा। नहीं, मतलब ही नहीं उठता। उनको अपने परिवार के हकों से फुर्सत नहीं मिली, उनको चले भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं मिली। आज भी क्या है, उनके निगाह में यही है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, मेरी बेटी को टिकट मिल जाए, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं। किसी गरीब किसान का बच्चा आज डोल रहा है। जो अहिरवाल जो सेना की खान थी, आज वहाँ पर जो है वो खाने सूख गई है। हमारा बच्चा तो दिन भर क्या करता है कि उसको नौकरी नहीं है, क्योंकि हम तो बने इसीलिए थे फौज में जाने के लिए, फौज में एंट्री बंद हो गई। तो अब वो कहाँ जाएगा युवा? वो पथभ्रष्ट हो रहा है। कहाँ वो एक देश का एक सबसे मतलब डिसिप्लिन सिपाही था, आज वो हर तरह की इलीगल एक्टिविटी में भाग ले रहा है। लेकिन नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं। ताऊ जी, अगर आप देखो तो पिछले 9 साल में मौजूदा सरकार ने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। जैसे कि हम बात करें एक तो अग्निवीर स्कीम की, देन एनडीए के अंदर लड़कियों का एडमिशन होने लग गया, फिर भारतीय नौसेना का ध्वज भी बदला गया जो कि कॉलोनियल टाइम से चलता आ रहा था, वो हटाया गया है। जो कॉलोनियल टाइम की यूनिफॉर्म्स थी उनको बदला गया, जैसे कि ब्लैक स्टार सब चलाए नहीं जाते, कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स ही ब्लैक स्टार्स पहन सकते हैं। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि मौजूदा सरकार इस तरफ कुछ कदम उठाएगी कि जातिगत आधार पर हो रही भर्तियों को या तो फ्यूचर में बंद करवाया जाए, या फिर अगर उसको बंद भी नहीं करवाते हैं तो अहीरों की एक अलग रेजिमेंट बनाई जाए, क्योंकि अहीर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है इस मौजूदा सरकार का, और काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में हम फैले हुए हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में हम अपनी सरकारें बनवाने का भी दम रखते हैं। तो क्या मौजूदा सरकार इसके ऊपर कोई कदम ले सकती है फ्यूचर में? देखिए, सच क्या है, अब हमें सच पे आना पड़ेगा। सच ये है कि मोदी जी ने अग्निवीर स्कीम लाकर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव और क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी कदम उठाया था। ये सच है। और हम जो 40 साल से जो स्ट्रगल कर रहे थे कि ये जातिगत भर्तियाँ, क्षेत्रीय भर्तियाँ ख़त्म की जाए, वो तो मोदी जी ने अग्निवीर में ख़त्म कर दी थी। मोदी जी ने अग्निवीर में ख़त्म कर दी थी। अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम के जो मोटे मोटे 4 सिद्धांत हैं वो ये: नंबर 1, इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट स्कीम। नंबर 2, इट इज़ ए सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट स्कीम बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट, मतलब सेंट्रलाइज्ड मेरिट, मतलब पूरे देश के युवा बैठेंगे, उनकी एक मेरिट बनेगी और उस मेरिट के हिसाब से सबको भर्ती किया जाए। नंबर 2, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम में ये साफ लिखा हुआ है कि जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती नहीं होकर ऑल इंडिया, ऑल क्लास बेसिस पे होगी। इससे बड़ा कदम तो क्या हो सकता है इस देश के अंदर। फिर एक और भी बात कि ये जो भर्तियां होंगी ऑल इंडिया, ऑल क्लास बेसिस पे होंगी ही होंगी। पहली बार 1975 में, पिछले 75 सालों में पहली बार भारतीय सेना में भर्ती का कोई नियम आया है लिखित में। मेरे पास आरटीआई है, मैं आपको आरटीआई दिखाता हूँ कि कितना घनघोर अव्यवस्था थी, कितनी मतलब एक तरीके से मतलब तानाशाही चल रही थी कि भारतीय सेना में पिछले 75 साल से भर्ती का कोई नियम लिखित में था ही नहीं। जिस जाति का जनरल आता था वो अपनी जाति की रेजिमेंट में धड़ाधड़ 4 रेजिमेंट बना, 4 बटालियन खोल जाता था, कोई नहीं पूछने वाला था। जब हमने 40 साल में इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, हमने जगह जगह चिट्ठियाँ लिखी, हमने पता नहीं क्या हजारों चिट्ठियाँ लिखी। हमने जब इस बात को उठाया तो मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इतने बड़े उसके रिफॉर्म को लेके आए, लेकिन चूंकि मोदी ने कर दिया, किसी ने ये नहीं देखा कि हमारे समाज का इसमें नुकसान होगा या भला होगा। ये जितने भी भ्रष्टाचारी, परिवारवादी जो नेता हैं,
क्या जी, इन्होंने ज़बरदस्ती एक आग लगवाई पूरे देश के अंदर। और एक दूसरी जो है, एक ऐसा उनको बताया कि ये इसलिए हो रहा है कि जी लोग जातिगत भर्ती चाहते हैं। और आज आपको मैं अभी भी उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ कि भारतीय सेना में आज भी 75% भर्तियाँ जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर। अग्निवीर में भी उन्होंने वही सिस्टम लागू कर दिया। पहले नहीं था, लेकिन बाद में लोगों को देखते हुए वही लागू कर दिया गया। और आप ये देखो, जो सिस्टम लागू करा है, कितनी चालाकी से लागू करा है। उन्होंने इसका नाम दे दिया यूनिट हेडक्वार्टर कोटा। क्या दे दिया? यूनिट हेडक्वार्टर कोटा, मतलब रेजिमेंटल कोटा। अब भारत की जो 75% जो रेजिमेंट हैं, वो या तो जाति के आधार पर है, या धर्म के आधार पर है, या क्षेत्र के आधार पर। अब इन्होंने जितनी भर्ती करी अग्निवीर स्कीम में, सारी की सारी 75% भर्तियाँ रेजिमेंटल कोटा के अंडर में कर दी। अब रेजिमेंटल कोटा में कैसे करी? उन्होंने उसी जाति जिसकी वो कंपोजिशन है, उसी क्षेत्र सबसे जो है जाति का सर्टिफिकेट भी मंगवा लिया कैंडिडेट से, और सबसे जो है क्षेत्र का सर्टिफिकेट भी, डोमिसाइल भी मंगवा लिया, जो उसी के सब भर्ती कर दी इन्होंने। उसी जाति, उसी क्षेत्र के लोगों को भर्ती कर दिया। 75% वैकेंसी इन्होंने उसी अनुपात में, मतलब आज के दिन भी अग्निवीर में अहीर 25% ही भर्ती हुए हैं खाली स्थानों के कुमाऊं रेजिमेंट में, और कुमाऊनी 75% भर्ती। आज भी उठा लो, इंक्वायरी करा लो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे सजा मिले। प्रेसिडेंट बॉडी कार्ड में आज भी केवल 3 जातियों की भर्ती हुई, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे सजा मिले। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जो 75 सालों से 75% युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करते रहे, उनके खिलाफ उन्होंने फिर अग्निवीर में अपना खेल दिखा दिया। उनके खिलाफ एक आयोग बैठना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, इन शक्तियों को चिन्हित करना चाहिए, और इन शक्तियों को देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल। जितने भी सेना के ये जो उच्च अधिकारी हैं, जो सरकार को झूठ बोलते हैं, सरकार को डराते हैं, इनके खिलाफ एक मुकदमा दायर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ ऑल इंडिया ऑल क्लास बोल के शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे रिक्रूटमेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द रेजिमेंट में बदल गई। वो उससे भी बुरा हो गया। कम से कम पहले एक चीज खुली तो थी। पहले कम से कम जो हमें ये पता तो था, ये अब ये इन्होंने उसको उसमें मक्कारी से उसका नाम भी बदल दिया। आइए, ये जाति का सर्टिफिकेट क्यों मंगा रहे भाई? जब आपने डोमिसाइल मंगा लिया, आपने जो है पंचायत का सर्टिफिकेट मंगा लिया, आपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मंगा लिया, आपने जो है उसका चरित्र प्रमाण पत्र मंगा लिया, तो जाति का क्यों मंगा रहे? बताओ आप भाई। वहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ गरीबों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। फिर साला जाति के सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? और सिर्फ क्लर्क्स के लिए या जनरल ड्यूटी सोल्जर्स के लिए ही जाति का सर्टिफिकेट मंगवाया जाता है, ऑफिसर्स के लिए कभी नहीं मंगवाया जाता। ऑफिसर्स में वो है ही नहीं सिस्टम, वो शुरू से नहीं है। और जो क्लर्क्स हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो जनरल ड्यूटी सोल्जर है वो तो 90% है एक रेजिमेंट। तो 90% भर्तियां तो मिली जाति की हो रही है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। अभी हमारे यहाँ के कुछ बच्चे अभी मेरे पास आए थे, मैंने उनको सारा तैयार, क्योंकि मेरे पास सारा नो हाउ है, मैंने उनको दिया। वो कोर्ट भी गए, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में गए, लेकिन 3 साल हो गए चल रहा है ऐसे ही। फौज आती नहीं है, टरका रहे। प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड में भी गए थे लोग, बेचारे वहाँ हाई कोर्ट में गए थे, पैसे खर्च हुए, सब कुछ हुआ। आज 6 साल हो गए, कुछ कोई सुनता, चलो आगे बढ़ा रहे, तारीख पे तारीख। और फिर यूं कह देंगे भाई अब तो टाइम निकल गया, जाओ। झगड़ा ही है। ये क्या न्याय व्यवस्था है? ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव है? कौन सी सेना है? हर रक्षा मंत्री 75 साल से सदन में झूठ बोल रहा है। सदन में, पार्लियामेंट में झूठ बोलना तो पाप है, पाप।
उसमें तो उस रक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत। अभी हाल का इंसिडेंस बताता हूँ। एक MP महोदय ने राजनाथ सिंह जी से पूछा कि क्या भारतीय सेना में जाति पे आधारित रेजिमेंटें हैं? आप क्या जवाब देते हैं? आप सुनो। बोले नहीं, कोई नहीं है। अरे भगवान, राजनाथ सिंह जी ये क्या झूठ बोली आपने, है? फिर मैंने राजनाथ सिंह जी को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा जो रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है एक संसद के सवाल के ऊपर, वो देश से झूठ बोल रहा है। जो देश को धोखा दे रहा है वो तो रक्षा मंत्री रहने लायक ही नहीं। लेकिन कोई नहीं, मैंने स्पीकर को भी भेजी, प्रधानमंत्री को भी भेजी और प्रूफ लगा के भेजी, प्रूफ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं, बस सब चुप बिस्तर में बंद। और नहीं ऐसा ये विपक्ष है, ये भी जो है काम की बात नहीं उठाता है। आज के जो हमारे युवा इस मुद्दे पर जो काम कर रहे हैं, जो अहीर रेजिमेंट को के गठन के ऊपर काम कर रहे हैं या ये जातिगत रेजिमेंटों को तुड़वाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे माध्यम से? मेरा पहले तो ये मानना है कि सरकार अहीर रेजिमेंट की मांग जब भी उठती है, जब भी एक बात कहती है, चाहे कोई सी सरकार हो, ये हो पुरानी वाली हो, 75 साल से यही झूठ बोला जा रहा है। क्या झूठ बोला जा रहा है? ये अंग्रेज कर गए थे, इसके बाद हमने नहीं करेंगे कोई भी। भाई एक बात बताओ, अंग्रेज कर गए थे, मान ली हमने बात, तो अंग्रेज तो राज भी कर रहे थे, तुम्हारी क्या जरूरत है? आज राज अंग्रेजों के कहने से चलता है या संविधान से चलता है? आप जब अंग्रेजों के सारे गुलामी के वो जो अंश हैं वो हटा रहे हो ना, तो ये जातिगत रेजिमेंटें क्यों रख रखी हैं? ये जातिगत असंवैधानिक भर्तियां क्यों चल रही हैं? क्यों चल रही हैं ये? लेकिन पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते। पार्लियामेंट में भी मैं आपको बताता हूँ, मुलायम एक वो रक्षा मंत्री थे हमारे, जॉर्ज फर्नांडिस ने, मेरे पास RTI है, पढ़ो आप। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा है कि हम अहीर रेजिमेंट नहीं बना सकते, हर रेजिमेंट में कोई भी आदमी भर्ती हो सकता है अगर उस क्षेत्र की या उस जाति के लोगों के लिए नहीं है। ये तो रक्षा मंत्री कहता है। फौज क्या कहती है कि नहीं, इन्हीं क्षेत्र और इन्हीं जातियों के अलावा कोई भर्ती नहीं हो सकता। अब बताओ, फौज झूठ बोल रही है या रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है? अभी राजनाथ सिंह जी ने एक जवाब दिया है पार्लियामेंट कि नहीं हम तो ना सबको अवसर बराबर देते हैं और इसीलिए वैकेंसी हम भेज, सबको वैकेंसी उसी हिसाब से दी जाती है। ये अपने आप में एक मजाक है। इसका मतलब वैकेंसी तुम देते हो, मतलब टेस्ट तो बेकार ही हो रहा है, तुम वैकेंसी देते हो कि इतने इस जाति के, इतने इस जाति के, इतने इस जाति के। ये कैसे संभव है? ये अपने आप में इससे बड़ी झूठ क्या है? ऑल इंडिया ऑल क्लास में ये संभव हो ही नहीं सकता। नहीं, कैसे हो रहा है ये ऑल इंडिया? ये तो वो खुद ही कह रहे हैं। पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने इस बात को माना है कि ये जो भी भर्तियां होती है, इसकी जो है भर्ती की वैकेंसी हम देते हैं। अरे तुम देते हो, आने वाले कौन होते हो? वो युवा ऐसे ही भाग रहा है, वो युवा ऐसे ही बेचारा परेशान हो रहा है? आप बताओ कितनी भर्ती जो है इन्होंने गरीब लोगों को दी, जिसकी रेजिमेंट है। गरीबों की कहाँ रेजिमेंट है? किसी गांव के लोगों की कहाँ रेजिमेंट है? रेजिमेंट उन्हीं की है जो ब्रिटिश के वफादार थे। 75 सालों से झूठ पे झूठ बोले जा रहे, हर आदमी झूठ बोल रहा है। वो अखबार में लिखते, वो झूठ लिखते, 4 जनरल बैठा लेते टीवी के ऊपर और वो जनरल झूठ बोलते। मैं भी उनकी झूठ सुन के हैरान रहता हूँ। हालत तो ऐसी, चाहे वो टीवी है चाहे प्रिंट मीडिया है, वो सच सुनना ही नहीं चाहता और वो उन लोगों को बैठा लेते, उनको एक्सपर्ट समझते। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद कम है, इसलिए शायद इस झूठ का ज़्यादा प्रचार हो रहा है अभी। ये बात तो एक ठीक है कि ज़्यादातर लोगों को इसकी अंदरूनी हकीकत का नहीं पता। सवाल पता नहीं है का नहीं है, हम हैं तो सही, हमसे पूछो, हम बताते हैं, सब कागज आपको देंगे, लेकिन कोई मतलब उसको पता लगाने की भी कोशिश नहीं करता। जिस नेताओं को अपने परिवार से फुर्सत नहीं है,
वो गरीब आदमी की कहाँ सुनने वाला है? अरे 75% युवा तो फौज की लाइन में खड़ा नहीं हो सकता। टेस्ट की बात तो छोड़ो, कौन सी सेना है ये? तो रंग भेदी है, जाति भेदी है, नस्ल भेदी। हम किस मुंह से यूएनओ में जाते हैं? सबसे ज्यादा नस्ल भेदी तो हम ही है। जो देश अपने 75% युवाओं को जाति के आधार पर भर्ती नहीं करता है, उसको 75 साल से उसको दरवाजा बंद कर रखा है। क्या वो कह सकता है कि हम जो है नस्ल भेद के खिलाफ है? ना कोई कहते ना तो दाया विंग राजनीति का, ना बाया विंग राजनीति का, ना जो है मतलब अखबार, ना ये बुद्धिजीवी, ना अवार्ड वापसी। कहाँ है वो सब? अरे कहाँ है वो गैंग चारों तरफ से लगी रहती है? कोई भी नहीं है। कितनी बार मैं कितने इन एमपी से मिला जो अपने आप को कोई समाजवादी बताता है, कोई गरीबों का मसीहा बताता है। क्या उनके एमपी से मिले बोले कुछ नहीं। और मोदी जी तो इतना बड़ा काम करके लाए थे, आप सोच ही नहीं सकते। इन्होंने उसको भी नहीं होने दिया। जैसे कृषि कानून नहीं होने दिए, उसको भी नहीं होने दिए। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई चलो, अगर आप कहते हो जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए तो फिर उनकी क्यों है? क्या अहीर सेकंड ग्रेड सिटीजन है? हर युद्ध के मोर्चे पे जो है अहीरों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में आज 12 रेजिमेंट ऐसी हैं लगभग जिनका फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक भी सैनिक नहीं था। हम 19,000 थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में आज भी 15 रेजिमेंट ऐसी हैं जिसमें एक भी सैनिक फर्स्ट या तो कम थे हमसे या एक भी नहीं था। हम 38,000 थे। कौन सा ऐसा हमारा सैनिक ट्रेडिशन है, हमारी जो है मतलब सैनिक परंपरा है, हमारा सैनिकों का बलिदान है, हमारी नफरी है, हमारा इतिहास है। फिर क्या दिक्कत है? फिर झूठ क्यों बोले जा रहे हो? क्या वो प्रिविलेज सिटीजन है? हम के सेकंड क्लास सिटीजन है? हम के सेकंड क्लास सोल्जर हैं? किसको धोखा दिया जा रहा है? मतलब कोई ना कोई तो मापदंड इनको लगाना ही चाहिए इस चीज का। नहीं, मापदंड तो संविधान है। आज तो देश में कानून जो है संविधान का है। मापदंड तो संविधान है साहब। संविधान को तुमने जो है 75 साल से कचरे की टोकरी में डाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट जजेस संविधान के ऊपर जो है पांव रख के शपथ के ऊपर थूक रहे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। इससे बड़ा धोखा और फ्रॉड देश के युवाओं के साथ कभी नहीं। ये एक चिट्ठी है जो प्रेस विज्ञप्ति है। ये 1 फरवरी 1949 को भारतीय सरकार ने लागू की। कब? 1 फरवरी 1949, जब जनरल करियप्पा जो फादर ऑफ द इंडियन आर्मी थे, उन्होंने ये चिट्ठी निकाली थी। ध्यान से पढ़िए। प्रेस इंफॉर्मेशन, डिफेंस विंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेस नोट, no more class composition in Indian Army, with a view to eliminate communal and class differences in the Indian Army so as to make it representative of all nationals in this country. The government of India have decided to abolish class composition based on fixed percentage. क्या हुआ इस चिट्ठी का? कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब 1949 में भारतीय सरकार ने ये फैसला ले लिया कि आज से जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पे कोई भर्ती नहीं हो, और ये 2023 तक चला आ रहा है। ये जो जाति और ये जो क्षेत्रीय लॉबी है, ये कितनी स्ट्रांग है, आप इस बात से आपको पता लग सकता। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। ये हरी कलगी की कहानी से मैं पढ़ रहा हूँ। 1857-58 के विद्रोह के बाद सेना में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए,
उनमें एक वर्ग कंपनी पद्धति यानी कि क्लास कंपनी सिस्टम का प्रारंभ था, जो इन्फेंट्री की अधिकतर रेजिमेंटों में प्रचारित किया गया। विद्रोह से पूर्व मतलब 1857 से पहले पूर्व यूनिटों में कोई वर्ग व्यवस्था नहीं थी। मतलब 1857 से पहले कोई वर्ग व्यवस्था नहीं थी। तो ये जो आज जातियों की रेजिमेंट है जिनको ये 500 साल का इतिहास बताते हैं, वो कहाँ थी? है? सन 1897 में वर्ग कंपनी क्लास कंपनी पद्धति कंटिजेंट में प्रारंभ की गई। ये तो जो क्लास कंपोजिशन है ये 1897 में लागू हुआ था। उसको ये बताते हैं सालों सालों का इतिहास, झूठ बोलते। देखिए मैंने एक आरटीआई मांगी, आर देयर एनी रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जनरल ड्यूटी सोल्जर्स इन सिंगल क्लास और फिक्स्ड क्लास बेस्ड रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी? कि क्या भारतीय सेना में सिंगल क्लास और फिक्स्ड क्लास कंपोजिशन में जो जनरल ड्यूटी सोल्जर्स हैं उनका कोई लिखित में कानून है? अगर कोई कानून है तो if so, the copy of the said recruitment rule may be furnished to the undersigned at his expenses. ये कॉपी है। फिर मैंने लिखा is it possible, अगला सवाल है, is it possible for any fit Indian to get recruited as general duty soldiers even if he does not belong to the caste or the class composition of these regiments? For example, can Brahmins join Sikh regiment as general duty soldiers if they fulfill all other criteria other than caste or religion requirement? अभी देखिए उसका ये जवाब आया। There is no specific recruitment rule which can be forwarded for your perusal. कि कोई रिक्रूटमेंट रूल नहीं है जो हम आपके पास भेज दें। मतलब 13 लाख का ऑर्गेनाइजेशन, 12 लाख का ऑर्गेनाइजेशन, 10 लाख का ऑर्गेनाइजेशन बिना भर्ती के कानून से चल रहा था। और अब जो कानून आया तो उसी को भी तोड़ मरोड़ के कर दिया इन्होंने। फिर देखो क्या लिखते हैं, जब मैंने पैरा 3 पे इंफॉर्मेशन मांगी ना, जब कि भाई क्या सिख रेजिमेंट में ब्राह्मण जा सकता है, उसका जवाब क्या लिखा है इन्होंने, सुनो आप। नो ब्राह्मण सिख रेजिमेंट में जनरल ड्यूटी सोल्जर भर्ती नहीं हो सकता। Not as a general duty soldier, but only in clerk and tradesman categories for which caste and religion is not a criteria. इसका मतलब क्या हुआ कि क्लर्क और अदर सर्विसेज के लिए कास्ट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जनरल ड्यूटी के लिए कास्ट क्राइटेरिया है, कास्ट और रिलीजन क्राइटेरिया है। और इसलिए ब्राह्मण जो है सिख रेजिमेंट में ब्राह्मण युवा भर्ती नहीं हो सकता। अब आपको इसमें कोई संशय है? ना, कोई संशय नहीं, बिल्कुल क्लियर था। ये देखिए ये लिस्ट है कि किस किस रेजिमेंट में कौन कौन से लोग जाएंगे। केवल 6 जातियां हैं, 6 एरिया के लोग हैं, बाकी सारे हिंदुस्तान के युवा बेचारे यूं ही ऐसे ही 1600 मीटर की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही बेचारे भागते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। उसको यही नहीं पता पड़ता तेरी जात की तो भर्ती नहीं है, क्यों भाग रहा है काम का। मैं अगर आप चाहें तो इसकी ये लिस्ट दिखा सकते लोगों को, दिखाओ। ये देखिए, ये चिट्ठी है जॉर्ज फर्नांडिस की। इसमें जॉर्ज साहब क्या लिखते हैं, ये चिट्ठी है 30 सितंबर 2003 की। किसी रेजिमेंट के नाम से अनिवार्यतः ये अर्थ नहीं निकलता
कि इसमें उसी श्रेणी, जाति, वर्ग, धर्म के क्षेत्र के कार्मिकों को ही भर्ती किया जाता है। डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है और सेना ये कह रही है। ये क्या मजाक हो रहा है भाई? आप ये देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये लेडीज को तो बराबर का हक दे रहा है, लेकिन 75% युवाओं को जो डिफरेंट जातियों के, गरीब जातियों के, दूर दराज के इलाके के रहने वालों को, जिनको यही नहीं पता कि यार हमारा क्या हक मारा जा रहा है, उनको बराबरी का हक देने से ये लड़ जाता है, ये आगे नहीं आता। मैंने खुद ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में कि मैं 3 जातियों की भर्ती के खिलाफ PIL डाली दिल्ली हाई कोर्ट में। आप विश्वास नहीं करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ये कह के उसने फेंक दी, बोले राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की भर्ती को चैलेंज करते हो, किसने तुमको ये ताकत दी? ऐसे फेंक दी और कुछ नहीं लिखा कि क्यों रिजेक्ट कर दी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, देखो आप हालत इस देश की। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस था, मिश्रा शायद उसका नाम था, पता है क्या कहते हैं मिश्रा जी? इस ग्रे एरियाज के लिए आप यहाँ क्यों आ जाते हैं? फेंक दी, हर्ड एंड डिसमिस्ड। अरे ये तो बताओ तुमने डिसमिस क्यों कर दी? अरे ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या नहीं है? मेरे बच्चों का रास्ता बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक जाति के लिए हो सकता है मुझे भर्ती नहीं होना, लेकिन मेरे बच्चों को तो भर्ती होना होगा, किसी को तो होना है। फिर PIL के नाम पे जो मर्जी है जो कर लेते। फिर हमने क्यूरेटिव दाखिल करी, हमने रिव्यू वाली भी दाखिल करी, लेकिन कोई बोले ये बस ये करके बाहर फेंक देते। ये तो हालत इस देश की है, सुप्रीम कोर्ट की है। मतलब इस चीज़ के ऊपर बात करने से कतरा रहे हैं लोग। ये देखिए, राजनाथ सिंह जी ने श्री गिरधारी यादव MP के जवाब में ये कहा है कि स्वतंत्रता के बाद सरकार की ये नीति रही है कि किसी वर्ग, समुदाय, धर्म अथवा क्षेत्र विशेष के लिए कोई नई रेजिमेंट गठित नहीं की जाएगी। मतलब पहले जो चली आ रही है वो तो इनकी है ना, उसको कैसे ही हटा दे है? फिर आगे सुनो, सेना में भर्ती हेतु एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्गों को पर्याप्त रिक्तियां दी जाती है। मतलब रिक्तियां ये देते हैं और झूठ बोलते हैं कि एक समान अवसर दे रहे हैं। जब हमारा रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है, जब हमारा रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में गलत जवाब दे रहा है, तो इस देश का होने वाला क्या? तो 1970 में नागा रेजिमेंट भी तो इन्होंने बनाई है, जो क्षेत्र के आधार पे है। नागा रेजिमेंट तो चूंकि इस देश में ऐसा ही हुआ, जो अंग्रेजों के खिलाफ गए उनके अंग्रेजों ने रेजिमेंट नहीं बनाई। आज़ादी से पहले जिन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत करी उनकी रेजिमेंट नहीं बनी। आज़ादी के बाद जिन क्षेत्रों ने भारत को तोड़ने के लिए मुहिम चलाई उनकी रेजिमेंट बनाई इन्होंने, उनको सब कुछ दिया। अब ये देखिए, ये अग्निवीर रिक्रूटमेंट लॉ है। एनरोलमेंट विल बी अंडरटेकन थ्रू एन ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब सेंट्रलाइज्ड मेरिट, मतलब सेंट्रलाइज्ड मेरिट। सेंट्रलाइज्ड मेरिट में एक मेरिट बनेगी पूरे देश की, जैसे नेवी के लिए बनती है, एयरफोर्स के लिए बनती है और सेना की टेक्निकल ब्रांच के लिए बनती है। क्या जी? एंड द रिक्रूटमेंट विल बी, एनरोलमेंट विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस, ये लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का है, केवल सिख और डोगरा ही आएंगे। ये रिक्रूटमेंट की है, ये आपके अग्निवीर रिक्रूटमेंट है, केवल सिख और डोगरा ही बुलाए बस। तो भाई फिर ये हो क्या रहा है? ये क्यों इस देश के युवाओं के साथ मजाक हो रहा है? वो कहाँ गए वो नेता? जब ये अग्निवीर लागू हुई तो ये कहते थे कि साधु ना पूछो जात जाति की। वो कहाँ गए नेता? वो घरों में घुसे हुए। ये देखिए, ये सब इन्हीं जाति के लोगों को बुलाया गया।
इसमें से भी जो बेचारे एक दो जाति तो ऐसी है जिनकी बहुत कम रिक्रूटमेंट है। ये देखो आप, ये राजपूताना राइफल्स। हाँ, इसके अंदर साफ साफ मेंशन्ड है कि केवल इन जातियों के लोग आएंगे और इन इलाकों के लोग आएंगे, इसके अलावा कोई और आ नहीं सकता। ये देखो आप, सारी भर्ती राज राइफ रिलेशंस के नाम पे हो रही है। मतलब जिनके राज राइफ में रिलेशन है उन्हीं के बच्चे जाएंगे। मतलब जिनके दादा परदादा पिताजी चाचा ताऊ जो अभी भी सर्विस कर रहे हैं, जो या तो सर्विस कर रहे हैं या कर चुके हैं उस रेजिमेंट में, केवल उन्हीं को भर्ती के लिए बुलाया है। तो ये किस टाइप का ऑल इंडिया ऑल क्लास इन्होंने बना दिया है इसको। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ये है जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट, क्लास कंपोजिशन ओनली, बस डोगरा सिख मुस्लिम और डोगरा, बस केवल क्लास कंपोजिशन। अच्छा, इन्होंने एक और फ्रॉड करा है। इन्होंने क्या करा, अग्निवीर में सेना रथ सैनिक, ये तो एक अलग रिजर्वेशन है जो रेजिमेंटल हिसाब से हो रही है, जो उधर हो रही है ना, जैसे क्लर्क में और उसमें एक अलग से कर दिया उन्होंने। क्या करा इन्होंने कि जो सेना में कार्य कर रहे हैं वो, जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो, जो विधवाएं हैं वो, जो वार में डिसेबल्ड हो गए वो, इन सब के बच्चों के लिए रिटर्न में 20 नंबर एक्स्ट्रा कर दिए। और उसमें इतनी इन्होंने इनके लिए फिजिकल में छूट कर दी, हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट और वेट में 2 किलो की छूट। ये तो एक हिसाब से जो छूट दी है हाइट वेट के अंदर, ये तो 150 साल पुराने जो अंग्रेज छोड़ के गए थे उसको भी चेंज कर दिया है। सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, सन्स ऑफ वार विडोज एट्रेक्टर, 20 मार्क्स, 20 नंबर एक्स्ट्रा। जब 20 नंबर आपने ज्यादा दे दिए तो वो तो आगे सबसे ज्यादा आगे लाइन में वही खड़े हो गए। अच्छा, और उन्हीं की रेजिमेंटें वही लोग जो है, तो ये तो इनडायरेक्ट फिर कब्जा कर लिया उन्होंने सब। भाई मैं आपको कह, वार विडोज के लिए आप अलग से रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने सेना से सवाल पूछा कि आपने रेजिमेंटल उसके अंदर कोटे के अंदर कितनी भर्ती करी, कितनी परसेंटेज, वो कहते नहीं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। बताए कैसे? ये देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप देखो क्या क्या फ्रॉड हो रहा है। हमने पूछा, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर रेजिमेंटल और यूनिट हेडक्वार्टर कोटा इनरोल्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स अंडर अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम? अगर कोई आपके पास कानून है तो उसकी जो यूनिट हेडक्वार्टर कोटा और इसकी तो कोई मतलब वो उसमें कहीं वो अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम में कहीं लिखा ही नहीं है। जब वो पहले था ही नहीं, जो इनिशियल स्कीम आई थी, तो ये अब कहाँ से आ गया? अब कहाँ से आ गई? अब इन्होंने जवाब, और अगर दोबारा आई भी है तो इसका कोई कोरियंजम इन्होंने नहीं, हो ही नहीं सकता। अब एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन मिला के 30 लाख है, 30 लाख के बच्चे तो सब सेलेक्ट हो गए, किसी को बाहर दूसरे आदमी को तो जाने की जरूरत ही नहीं अग्निवीर। ये देखो, ये इसका फौज का जवाब आया है। यस, नोटिफिकेशन ऑफ सेम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेजिमेंटल सेंटर। अब रेजिमेंटल सेंटर क्या जवाब देते हैं, ये देखो आप, मैंने रेजिमेंटल सेंटर को लिखा, राजपूताना राइफल को लिखा। राजपूताना राइफल क्या जवाब देता है कि योर RTI एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस एंड सेम फॉरवर्डेड टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू प्रोवाइड यू द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन। हमने ऊपर भेज दिए, जब आएगा जब आपको बताया जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन कोई कानून नहीं है। फिर मैंने इसको भेजा जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को, उन्होंने जो है जो पुराना जो कानून था ना उसकी एक कॉपी मेरे पास भेज दी कि हम तो इस आधार पर भर्ती कर रहे हैं, और उन्होंने माना कास्ट ऑब्लिक क्लास कंपोजिशन इज ऑलरेडी मेंशन इन पैरा 3 ऑफ द नोटिफिकेशन। और ये जो पुराना जो 70 साल का जो कानून था वो वाला, वो उसको भेज दिया मेरे पास कि हम तो इससे भर्ती कर रहे हैं। और ये जो कानून है ये तो अग्निवीर में है ही नहीं। तो मतलब ये एक हिसाब से जो चल रहा है वो बड़े साहबों की मेहरबानी से चल रहा है पूरी रिक्रूटमेंट। फौज में जातियों की संगठित गिरोह है, वो 75% देश के युवाओं का हक मार रहे हैं। इनके खिलाफ तो सबके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए।
देशद्रोह के मुकदमे होने चाहिए। ये देखो, ये लिखा है JNK वाले में, एज पर क्लास कंपोजिशन ऑफ द रेजिमेंट इन केस ऑफ मुस्लिम्स लेस कायम खानी। मतलब मुसलमानों में भी कायम खानी को छोड़ के भर्ती की जाएगी। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? और देखो, मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर अग्निवीर 2022-23 में कितने भर्ती हुए, और इसमें से जो है यूनिट और रेजिमेंटल हेडक्वार्टर कोटा में कितने भर्ती हुए। अब आप देखो इनका जवाब क्या आ रहा है। इट इज इंटीमेटेड दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंटेन्ड इन द फॉर्मेट एज सॉल्ड बाय यू। ये नट रहेगा, हमारे पास कोई खबर नहीं है कि रेजिमेंटल कोटा में कितनी भर्ती हो गई, UHQ कोटा में कितनी भर्ती हो गए, एक्स आर्मी मैन कोटा में 20 नंबर वाले कितने भर्ती हो गए, फिजिकली जो कंसेशन थी वो कितने भर्ती हो। आप समझ सकते हो कि इनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन ये जान करके इनके पास है इन्फॉर्मेशन और ये दे नहीं रहे। हाँ, फर्दर PIO जो होता है ना, इसका PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इट इज नॉट ऑब्लाइज्ड for creation oblique collection of information to provide as the gathering and compiling in the same will disproportionately divert the time। बोले हमारा बहुत टाइम खराब होगा, इसलिए हम जो है इस तरह की कोई नहीं रखते। इससे बड़ा मजाक क्या होगा आप बताओ, है? और ये सेना इस तरह की बातें करती है। ये हमने इनसे पूछा ग्रेनेडियर से। ग्रेनेडियर क्या कहता है? मेजॉरिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर ध्यान से सुनो आप, मेजॉरिटी ऑफ रिक्रूटमेंट वैकेंसीज फिल्ड थ्रू ARO/HQ रेजिमेंटल जोन्स एज पर पॉलिसी ऑन द सब्जेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वो। फॉर दिस यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट फलाना फलाना फलाना। मतलब मेजॉरिटी जो रिक्रूटमेंट है वो हमने ARO और रेजिमेंटल हेडक्वार्टर लेवल पे ही भर दी। हाँ। क्या ना, हमारे लिए आने ही नहीं दिया, वो अपने हिसाब से कर लिया उन्होंने। और इनसे जब मैंने पूछा पंजाब रेजिमेंटल वालों से कि आपने UHQ कोटा पे कोई कानून के कौन से कानून के तहत भर्ती की, तो ये कहते हैं द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू ए थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी तो ही नहीं भाई, मैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय में से कुछ पल हमें दिए और इस मुहिम के बारे में, इस पूरा जो सिस्टम है जातिगत आधार पर भर्तियों का, इसके बारे में बताने के लिए और हमारे व्यूअर्स को एड्रेस करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मेरा तो जीवन इसी के लिए बना है। मैंने तो जीवन के 40 साल इसी पे लगा दिए, तन मन और धन से। और आपका शुक्रगुजार इसीलिए हूँ कि भाई आप लोगों में चेतना है और आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हो। मेरी तो फिजिकल कैपेबिलिटी और बीमारियों से मैं ग्रस्त हूँ तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमें अपने इस विश्वास को और इस इज्जत का जो हमारा सवाल है इसको आगे से आगे हमें ले जाना हो। नमस्कार।